नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रही है, जिसपे हम लोग आर के लिए एक बेहतरीन कंटेंट देख रहे हैं। ठीक है, एक रिवीजन भी कर रहे हैं, वो भी थ्योरी के साथ। तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग क्लास नंबर 10 है। इसके पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको ज़रूर देख लेना एक बार, ठीक है, क्योंकि जब पिछला देखोगे तभी पता चलेगा आगे चल क्या रहा है। ठीक, तो पिछली क्लास देख लेना, उसी के आगे जो भी हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिएगा। तो लास्ट टाइम जो हमने बातें की थी, थोड़ा सा मैं बोलूं, हमने बात की थी कांग्रेस की स्थापना कर चुके थे। कांग्रेस के पूर्व की संस्थाएं कौन कौन से गठन हुए, क्यों हुए, वो सारी बात हो गई थी। ठीक है, कांग्रेस की हम लोग स्थापना कर चुके थे। स्थापना कैसे होती है, और स्थापना में, खासकर स्थापना में हम लोगों ने 2 थ्योरीज पढ़ी थी। ठीक है, 2 थ्योरीज पढ़ी थी। एक है सेफ्टी वॉल थ्योरी, और एक पढ़ी थी तर्क चालक सिद्धांत। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक्स में ये सब देखने को मिलता है, और आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो सभी बेहतरीन लेवल के बन रहे हैं, तो इतना पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बात करें हम लोग। कांग्रेस की स्थापना हो गई। हमने बात की थी कि 3 चरण में अपने को पढ़ना है, जैसे कि सिंपली सभी पढ़ते हैं: उदारवादी युग, उग्रवादी युग और गांधी युग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उदारवादी युग। छोटा ही उदारवादी युग है। देखिए, उदारवादी युग 1885 से लेकर 1905। ऐसा नहीं है कि 1905 से फिर उदारवादी समाप्त हो गए, लेकिन उदारवादियों का प्रभुत्व समाप्त होने लगा। ठीक है, तो इस वजह से मोटे मोटे आकलन करें तो 1905 तक ही उदारवादी युग है। थोड़ी सी चीज़ें मैपिंग पे लेंगे हम लोग। और मैप बनाना आप लोग सीख लें अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि मैपिंग जियोग्राफी में भी काम आएगी, और बाकी हर तरह तो काम आ ही रही है। देखिएगा, इसको मैं यहाँ से ये मिटा दूँ, ये इसको मैं यहाँ से ये मिटा दूँ। ये कुछ हो गया, और ये हो गया। ठीक है, तो ये कुछ उस टाइम के भारत के जैसे बन गया है। ठीक है, जी ठीक है। अब देखते हैं, बात करते हैं इसी में। तो जो प्रमुख अधिवेशन होते हैं कांग्रेस के, जैसे अगर बात करें 1885 में, 1886 में, 1887 में, क्रम से हैं, क्रम से अपने को शुरुआत के कुछ पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, 88 में, 89, 90, 91। ठीक है, इतनी बात करते हैं। तो 1885 में जो अधिवेशन होता है वो होता है बम्बई में। कहाँ होता है? बम्बई में। फिर होता है कलकत्ता में, कलकत्ता। फिर होता है मद्रास। फिर होता है इलाहाबाद। फिर होता है बम्बई। फिर रिपीट कलकत्ता, और फिर होता है नागपुर। ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगर देख लें तो पहला होता है बम्बई, तो यहाँ पे हम लिख दें 1, 1 लिख दें। ठीक है, क्रम बना देंगे। फिर होता है कलकत्ता में, तो यहाँ कहीं कलकत्ता होगा, 2 बना दे रहे हैं। 85, 86। फिर होता है मद्रास में,
3, और फिर जस्ट ऊपर चले गए यहाँ पे इलाहाबाद 4, ठीक है। उसके बाद फिर बंबई आ गए, देखिएगा फिर बंबई आ गए, फिर बंबई आ गए तो 5, अब फिर कलकत्ता चले गए 6, ये 6, और फिर यहाँ पे नागपुर, यहाँ साइड कहीं पड़ेगा नागपुर 7, ठीक है। 1 2 3 4, 7 ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखेंगे अपने, तो पहले इतनी बात कर लें। तो यहाँ पे अध्यक्षता की है WC बनर्जी ने, यहाँ पे अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। यहाँ पे अध्यक्षता की है बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी, जिन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया था। यहाँ पे पहला अंग्रेज आ गया है जॉर्ज यूल, या जॉर्ज यूले भी कहीं कहीं लिखा होता है, ऐसे यूले लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1889 में बंबई में अध्यक्षता की थी, अंग्रेज था विलियम बेडरबर्न, इंपॉर्टेंट है, मिलान करने में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। कलकत्ता में की है फिरोज शाह मेहता ने, नागपुर में पी आनंद चार्लू, पी आनंद चार्लू, ठीक है। यहां पे अगर थोड़ा सा बात कर लें, ये 1893, समझिएगा 1893 इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहां पे अध्यक्षता हो रही है लाहौर में, ये क्या है लोकेशन, लाहौर। क्यों? क्योंकि आगे हम लिखेंगे नोट करके, दादा भाई नौरोजी, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार अध्यक्षता की, 3 बार अध्यक्षता की कांग्रेस की। कब कब 3 बार अध्यक्षता की है, तो कब कब की है? तो पहली बार है 1886 में कलकत्ता अधिवेशन, फिर दूसरे में 1893 जो मैंने अभी लिखा लाहौर अधिवेशन, और तीसरे में 1906 में जब गरम दल नरम दल फूट पड़ने की शुरुआत हुई थी बहुत ही तगड़े तरीके से। कैसे हुई थी वो भी बताएंगे, क्या क्या वाकया हुआ था, ठीक है। तो ये कलकत्ता में। अगर ये हम लोग बात कर रहे हैं उदारवादी चरण की, अब उदारवादी नेता अगर देखा जाए, उदारवादी नेता, कुछ प्रमुख नेताओं के नाम हमें याद होने चाहिए, जैसे जैसे WC बनर्जी हो गए, दादा भाई नौरोजी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आने वाले हैं, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद और आगे बात कर लें तो मोतीलाल नेहरू भी हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी हैं, ठीक है। और अगर बात कर लें आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, ये कुछ प्रमुख हैं, ठीक है ना, ये प्रमुख हैं तो बहुत सारे, लेकिन एक एक नाम तो याद करना नहीं अपने को, वही याद करना है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने नाम मैंने आपको कराए जो कि उदारवादी नेता हैं, ठीक है। उदारवादी नेता का मतलब है बहुत ही शांति के तरीके से अपनी बात अंग्रेजों तक रखते हैं, अपनी जो भी मांगे हैं वो अंग्रेजों तक रखते हैं, ठीक है। अब अंग्रेजों तक मांग रखते हैं तो कुछ बात मानी भी जाती है कि नहीं, ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई चलो उदारवादी नेता है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मांग शांतिपूर्वक रख रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ मानी भी जा रही है बात कि नहीं, कुछ मानी गई कि नहीं बातें,
तो उनको पहले देखें कि कुछ बातें मानी गई कि नहीं, ठीक है। तो उदारवादियों की उपलब्धियां, उदारवादियों की उपलब्धियां क्या है, क्या है, मतलब क्या इनको प्राप्त हुआ शांतिपूर्वक मांग रखने से। तो देखिए, हालांकि अपने को मेंस तो लिखना नहीं है, मतलब आर ओ में, ठीक है, खासकर बात करें तो जो भी मैं बताऊंगा मेरे शब्द भी ध्यान रखना, और जो मैं लिखूंगा वो राइटिंग में ध्यान रखना। हालांकि एक एक चीज़ लिखनी चाहिए, लेकिन मैं एक एक चीज़ नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना आप अपने पास टाइम भी नहीं है, ठीक। आपने पढ़ा होगा तो आप रिवीजन कर रहे हो बढ़िया से। तो पहले ही अगर बात करें कि जो जनता है, जनता जो जनता थी, जो जनता की समस्याएं थी, उसके समाधान पर बल दिया गया। कैसे? कि भारत के विभिन्न भागों में हर साल अधिवेशन आयोजित किए जा रहे हैं, वो तो आपको पता ही है, हर साल। और लोकतांत्रिक तरीके से प्रस्ताव भी रखे जा रहे हैं, चर्चाएं हो रही हैं, अब बहुमत से प्रस्ताव पास भी हो रहे हैं, और पास होकर सरकार के समक्ष रखे जा रहे हैं। ये प्रस्ताव कौन से? कांग्रेस ने जो पास किए हैं, प्रस्ताव पास कर सरकार के समक्ष। सरकार कौन? ब्रिटिश सरकार समक्ष रखे जाते। मतलब सरकार, कांग्रेस अपना प्रस्ताव पास करती, जनता के बहुमत से वो पास होता और सरकार के समक्ष रखे जाते। ब्रिटेन में जो जनता थी, समझिएगा, ब्रिटिश जनता, ब्रिटिश जनता से सहानुभूति पाने के लिए, प्राप्त करने हेतु, ब्रिटेन की जनता से सहानुभूति प्राप्त करने हेतु क्या हुआ? दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? दादा भाई नौरोजी ने 1889 में कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी लंदन में स्थापित की। कांग्रेस की ब्रिटिश कमेटी लंदन में स्थापित की। अपने आर ओ 2000, सॉरी आर ओ 11 फरवरी वाला पेपर दिया है, तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है उसमें कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश कमेटी लंदन में स्थापित की थी 1889 में। कथन था, कारण था कि ब्रिटिश जनता से सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। तो बिल्कुल कथन कारण दोनों सही थे और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे थे, ठीक है। तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, थोड़ा सा आपसे फैक्ट ना पूछ के थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए इन सब चीज़ों में, ठीक है। चलिए, ये हुआ। तमाम समाचार पत्र लिखे जाते थे, समाचार पत्र लिखे जाते, और इन समाचार पत्रों को पढ़कर जो राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत की जाती, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत की जाती। ये था उदारवादियों का काम। मतलब दंगा फसाद नहीं करना है, बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से, पेपर में भले छाप दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दंगा नहीं करना अपने को, ठीक है। संवैधानिक कुछ सुधार भी होते थे, जैसे यही बात कर ले चौथे पॉइंट पे, कि जो लगातार अधिवेशन हो रहे हैं कांग्रेस के, उस पर क्या हो रहा है कि विधायी परिषदों की मांग की जा रही है बढ़ चढ़ के। जो विधायी परिषद है उस पर भारतीयों की हिस्सेदारी भी मांग की जा रही है, क्योंकि भारत में तो विधायी परिषद था नहीं, ब्रिटेन में था। तो भारत के लिए विधायी परिषद की मांग की गई और भारतीयों को उसमें सम्मिलित करने को कहा गया। ये एक मांग थी, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं कि 1885 से, ये तो शुरुआत से ही मांग हो रही थी, 91 तक। 91 तक क्यों, और ये बताएंगे। 1885 से 1891 तक
विधायी परिषदों में विस्तार विधायी परिषदों में विस्तार एवं निर्वाचन के माध्यम से परिषदों में भारतीयों के प्रवेश की मांग उठाई गई। लगातार 1885 से 1891 तो अंग्रेजों ने भी कहा चलो ठीक है दे दो। तो इसके फलस्वरूप हुआ क्या? फलस्वरूप 1892 के भारत शासन अधिनियम एक्ट में यह अस्तित्व में आया। बात समझिएगा, 1885 में स्थापना हो रही कांग्रेस की और 1891 तक मांग उठाई गई। उसके फलस्वरूप हुआ कि 1892 के एक्ट के तहत ये मांग मान ली गई। अब ये मांग जो मानी गई तो इसमें हुआ क्या, ये इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से। पहला पॉइंट हम देखेंगे इसी में कि मांग मानी गई तो विधायी परिषदों का विस्तार किया गया। केंद्रीय विधायी परिषद और प्रांतीय विधान परिषद दोनों का विस्तार किया गया। इतना डिटेल अपने को नहीं चलना है, ठीक है, उतना डिटेल ना कि पूछा भी जाता है। आगे देखें, और हालांकि ये पॉलिटी का भाग है, थोड़ा सा इसको ब्रेक करके पढ़ेंगे हम लोग। पहली बार भारत में निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई। लेकिन जो निर्वाचन व्यवस्था थी ये अप्रत्यक्ष तरीके से थी, प्रत्यक्ष नहीं थी, अप्रत्यक्ष, ठीक है। तो पूछेगा कि पहली बार भारत में निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत कब की गई, तो 1892 एक्ट के तहत की गई, ठीक। तीसरा पॉइंट, सदस्यों को विधायी परिषद में भारतीयों को तो सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार था, बजट को छोड़कर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बजट को छोड़कर, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। यहां पे अगर ना दिख रहा हो मैं साफ साफ इसको लिखता हूं, बजट को छोड़कर। मतलब विधायी परिषदों की मांग तो की गई, 1892 में मांग भी मान ली गई, भारतीयों को सम्मिलित भी कर लिया गया। पहली बार भारत में निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत हुई अप्रत्यक्ष तरीके से, भारतीयों को सम्मिलित किया गया और जो भारतीय सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया, लेकिन बजट को छोड़कर। कि आप कुछ भी पूछ सकते हो लेकिन बजट के बारे में नहीं पूछ सकते, हम कहाँ कितना खर्च करते हैं ये आप नहीं पूछ सकते हमसे, ठीक है। तो ये एक गड़बड़ बात थी इसमें कि हम कितना खर्च कर रहे हैं, अंग्रेज कितना खर्च कर रहे हैं, कहाँ खर्च कर रहे हैं भारत का पैसा, अब भारतीय नहीं पूछ सकते। अब समस्या ये हुई कि जब लगातार कहाँ खर्च हो रहा है पैसा, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर क्या किया, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है आर्थिक राष्ट्रवाद की भी स्थापना हो रही है। जैसे उदारवादियों ने धन के निष्कासन को भी कई अधिवेशनों में उठाया था अपने, कि भाई ये जो पैसा जा रहा है कहाँ जा रहा है। हम चलो विधायी परिषद में रहकर प्रश्न नहीं पूछ सकते, लेकिन हम कांग्रेस में रहकर आलोचनात्मक तरीके से तो पूछ सकते हैं ना। तो इसीलिए क्या किया,
शुद्ध भाषा में लिखे तो कांग्रेस ने, ऐसे लिखते हैं, कांग्रेस ने सरकार को, ब्रिटिश सरकार को भारतीय व्यय की जांच करवाने के लिए वेलवी आयोग का गठन करवाया। मतलब भारतीयों ने जब लगातार कहा, लगातार कोसा, तो उन्होंने क्या किया, एक वेलवी आयोग का गठन किया। ये आपसे पूछा जाता है वेलवी आयोग का गठन क्यों हुआ था, स्टेटमेंट आता है इसका, ठीक है। तो याद रखना, भारतीय व्यय की जांच करने के लिए वेलवी आयोग का गठन किया गया था, काफी भारी प्रयासों के साथ, ठीक है। इसी प्रकार से एक अगर और बात कर लें, आईसीएस भर्ती परीक्षा हेतु जो लोक सेवा आयोग था उसकी भी मांग की गई। तो इसी की मांग के लिए 1886 में एचिसन आयोग, कौन सा आयोग, एचिसन आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई। लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई, लेकिन ये लोक सेवा आयोग ये ब्रिटेन में था, ठीक है, ये भारत में नहीं था। ये कहाँ था, ब्रिटेन में था, ठीक। तो हम ओवरऑल ये बात कर सकते हैं कि जो लगातार उदारवादियों ने अपनी मांगे मनवाने के लिए बातें उठाई हैं, उनमें सफलता तो मिली है। सफलता देखो दिखती हुई मिल रही है, कैसे जैसे प्रस्ताव पास किया लगातार, दादा भाई नौरोजी ने लंदन में एक कमेटी की स्थापना कर दी भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, समाचार पत्र के माध्यम से आलोचना शुरू कर दी, और 1892 के एक्ट में कुछ सफलताएं मिली, जैसे विधायी परिषद का विस्तार हुआ, पहली बार निर्वाचन व्यवस्था शुरू हुई, सदस्य प्रश्न पूछ सकते थे लेकिन बजट को छोड़कर, वेलवी आयोग का गठन किया भारतीय व्यय की जांच करने के लिए, आईसीएस परीक्षा करवाने के लिए लोक सेवा आयोग की भी स्थापना हुई, लेकिन ब्रिटेन में हुई। तो कुल मिला के जो मांगे मानी गई अंग्रेज सरकार के द्वारा वो आंशिक तौर पर मानी गई, ये हम कह सकते हैं। एक जो व्यापक तौर पर मानी जानी चाहिए वो नहीं मानी गई, ठीक है, सहमत हो आप। अब और आगे बात करें, अगर हम लोग और आगे बात करते हैं तो देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ए.ओ. ह्यूम ने ही स्थापना की थी कांग्रेस की, और कांग्रेस की स्थापना इसी वजह से की गई थी जो सेफ्टी वॉल थ्योरी ने बताई थी, कि अंग्रेज चाहते थे कि ये जो कांग्रेस है ये बनी रहे। अब भारतीय जनता अगर आक्रोशित हो तो हमें कांग्रेस के माध्यम से पता चल जाए कि हाँ भाई ये आक्रोशित हो रही है, इसका ये काम, छोटा मोटा काम है, करवा दो, शांत हो जाएंगे। शांत हो जाएंगे तो 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह नहीं हो पाएगा, ठीक। तो एक कांग्रेस को जो ब्रिटिश सरकार है, जो अंग्रेज है, वो अपने पक्ष के तौर में ले रही थी कि चलो ये हमारे लिए फायदेमंद है। तो ऐसे लिख दें कि अंग्रेज सरकार ने शुरुआत में कांग्रेस का स्वागत किया, और इतना स्वागत किया, ऐसा स्वागत किया कि 1886 में 85 बनी थी, 86 में क्या हुआ था, कांग्रेसियों को सरकारी मेहमान बनाकर गार्डन टी पार्टी दी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गार्डन टी पार्टी, ठीक है। लेकिन 1887 से
अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस की आलोचना शुरू की। क्यों? अभी तक अंग्रेज सरकार को लग रहा था कि ये कांग्रेस हमारे लिए बढ़िया है और हमारे पक्ष में काम करेगी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही बनाई है इसको, तो मज़ा आ जाएगा, हमारे लिए काम करेगी। लेकिन जब कांग्रेस ने विरोध करना ज़्यादा तरीके से शुरू किया, तब अंग्रेज़ों को टेंशन शुरू हो गई कि यार ये तो हम ही ने बनाई और हमारे पैर पे कुल्हाड़ी ना हो जाए, समझ रहे हो। तब जाके अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। अब इस विरोध में काफ़ी सारे स्टेटमेंट आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। और ये लास्ट पॉइंट है इसका कि विरोध करना शुरू किया। इसके बाद कुछ स्टेटमेंट देखेंगे और उसके बाद शुरू कर देंगे उग्रवादी चरण, ठीक है। उदारवादी यहाँ तक हो गया है समाप्त, और अब करेंगे इसको अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले पे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।